दहेज एक ऐसी दिमाग है जो धीरे धीरे हमारे माँ बाप को खा जाते हैं और चाह कर भी ये हम हटा नहीं सकते। चाहे आप कितना कह लीजिए कि बेटी बचाओ, फिर भी कभी ना कभी हम लोग जब भी हमारी बेटी की शादी होती है तो हम लोग ये झांसे में आ ही जाते हैं। कभी लड़का अच्छा होने के नाम पर, तो कभी लड़का अच्छा कमाता हो उसके नाम पर, किसी न किसी वजह से हम लोग दहेज देते हैं और लेते हैं। दहेज का अंजाम हमेशा कहते हैं कि शादी दो परिवार का मिलन है, पर यहाँ तो सौदा है। मेरे पति ने दहेज के नाम पर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया क्योंकि मैं उनके लिए दहेज ना ले आ सका। अल्लाती भी कैसे, मेरे पापा बहुत गरीब जो ठहरे। मैं थक हार कर शहर में गई, एक अस्पताल में नौकरी करने लगी। कुछ ही महीने में अस्पताल मशहूर हो गया। मालिक कहता था तुम मेरे लकी चार्म हो। एक दिन उसने प्रपोज किया और पर्दा हटाया, सामने जो आया देखकर मेरी सांसें थम गई। मेरे नाम पूजा है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ हरियाणा की एक छोटी सी गांव में रहती हूँ। मेरे शादी को अभी कुछ ही महीने ही हुए हैं, मगर मेरी तो जिंदगी ही बदल कर रह गई है। वही लक्ष्य जो हर वक्त मुझसे इतना प्यार करते रहते थे, अब तो वो बिल्कुल बदल गए हैं। इतना बदल गए हैं कि मैं अपने पसंद पर पछताती हूँ। मैं सारा दिन उस वक्त को कोसती रहती हूँ कि जब वो मुझे मिला था। उस वक्त तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर अब उनका प्यार बाकी नहीं रहा, बल्कि वो तो दूसरों की तरह लालची और एक नंबर का नीच निकला। वो अपने माँ और बहनों की बातों में आकर हर वक्त ताने देते रहते हैं कि मैंने दहेज नहीं लाई। हालांकि उन्हें विवाह से पहले भी पता था कि मैं दहेज नहीं लाऊंगी, मगर उस वक्त तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। मगर शादी के कुछ दिन के बाद ही से दहेज ना लाने पर हर वक्त मुझे ताने देने लगे। जब भी वो मुझे अपमान करते तो मेरे दिल खून के आंसू रोते। हर वक्त ही यही सोचती हूँ कि कोई इंसान ऐसे भी बदल सकता है, लेकिन लक्ष्य को देखकर तो अब सब कुछ साफ हो चुका है। हर वक्त मेरी दोस्त कहती थी कि मर्द का प्यार बहुत ही जल्द बदल जाता है, मगर मैं नहीं मानती थी। मगर अब जब लक्ष्य की असलियत खुलकर मेरे सामने आई तो मेरे आदमियों से विश्वास ही हट गया है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। हालांकि वो सोच भी मेरी गलत है, मगर जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी होता तो हर किसी की यही सोच होती। हालांकि मैंने नौकरानियों की तरह सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ। मैं तो अपनी सास और ननद के काम करती हूँ, मगर फिर भी वो दोनों मेरे खिलाफ मेरे पति को भड़काते रहते हैं। इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि लक्ष्य तो खुद ही लालची है। वो खुद ही हर वक्त मुझे दहेज ना लाने पर बातें सुनाते रहते हैं। अब जब उनका असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है तो मुझे तो अब तो मैं प्यार भरे दिन भी भूलने लगी जो मैंने उनके साथ बिताए थे। हालांकि अब मैं उस दौर से निकल चुकी। हालांकि जब मैं उस दौर से गुजरी थी तो ऐसे लगता था कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लक्ष्य के प्यार को भूल ना पाऊंगी, मगर अब सब कुछ उलट पुलट हो गया। लोग ठीक ही कहते हैं कि सब कुछ हमेशा एक जैसे नहीं रहता, मगर मेरी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी मैंने कभी नहीं सोची। मैं अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मेरी सास ने मुझे गालियाँ दी थी। मैं बेचारी किसी को कोई बात नहीं टालती थी। जो मुझसे कहता है वही काम मुझे मजबूरन करना पड़ता, मगर फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझसे कभी खुश नहीं होते। मेरी एक देवरानी भी थी जो सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती।
और आज तक मेरी सास ने काम करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसके हिस्से का काम भी मुझी को करना पड़ता। दिन रात मैं नौकरानी की तरह सबका हुक्म मानती, मगर फिर भी उन लोगों को मेरी हालत पर तरस न आती और न ही कोई फर्क पड़ता है। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ज़मीर है। उन्हें मुझे इस हालत में देखकर कोई एहसास नहीं होता। मुझे अपने कमरे में गए हुए अभी बस आधा ही घंटा हुआ था कि मेरी देवरानी और मेरी ननद आई और मुझे देखकर खिलखिला के हंसने लगी। कल मई कब तक यही बैठकर टेसुए बहाते रहोगी? काम क्या तुम्हारा माँ करेगी? ये कहकर मेरी ननद हंसने लगी और उसे देखकर तो मेरी देवरानी का भी हंसी निकलने लगा। अरे राधा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? इस बेचारी का तो माँ ही नहीं है। ये कहकर दोनों हंसने लगी। मेरे बेबसी पर दांत निकल रहे थे उन दोनों का। माँ का नाम सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मेरे माँ तो मेरे विवाह 5 दिन के बाद ही गुजर गए थे, मगर उनकी याद आज भी मेरे दिल में मौजूद है। घर में आप सब मेरी माँ के ताने देने लगी थी। उन्हें अब ये शर्म भी नहीं आते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये रोने धोना बंद करो और फौरन बाहर निकलो। दोपहर के खाने का वक्त हो गया। मेरा छोटा बेटा अभी आते ही होंगे। मेरी देवरानी मुझे बाहर आकर खाना बनाने का आदेश देने लगी। मैं जानती थी कि मैं इन दोनों के सामने कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बेबस थी। मैं तो वो बदकिस्मत थी जिसका पति ही उसके साथ ना था, और जिसका पति ही उसके साथ ना हो वो पत्नी कहीं की नहीं रहती। सारे परिवार को ही उस पर उंगलियां उठाने का मौका मिल जाता है, और अगर पति पत्नी के साथ हो तो फिर किसी में भी इतनी ज़रूरत नहीं होती कि उसे अपमानित करे। अपनी देवरानी की बात पर मैंने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि मैं उसे मुँह ही नहीं लगाना चाहती। मैं जानती थी कि मैं अपना ज़बान खोली तो फिर से वो जवान दराजी के ताने देने लगेगी। हालांकि उन दोनों की अपनी जबान भी तेज थी, मगर मैं जरा सा भी बोल देती तो वो, हालांकि रिश्ते में मैं उनसे बड़ी थी, क्योंकि मेरे पति भाई बहनों में पहले नंबर पर थे, मगर उनका विवाह अपने छोटे भाई जगन से बाद हुआ। वो दोनों अब जा चुके हैं। ना चाहते हुए भी मुझे बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अगर मैंने वक्त पर खाना ना बनाया तो उन्हें एक मर्तबा फिर से मुझे अपमान करने का मौका मिल जाएगा। रसोई में खड़ी दोपहर के खाने का इंतज़ाम कर रही थी। उनकी तो फरमाइश ही ख़त्म नहीं होती थी। दोपहर के खाने में भी मुझे 2 से 3 आइटम बनाना पड़ता। मेरी ननद अलग से अपनी फरमाइश बता कर गई थी और देवरानी अलग से। मैं देवरानी की फरमाइश पूरी करने के चिकन कड़ी बना रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि अगर मैंने चिकन कड़ी ना बनाए तो वो फिर से मुझे खून के आंसू रुलाएगी। मेरी सास भी बिल्कुल
मेरे ननंद और देवरानी की तरह ही है। वो मुझ पर क्रोध दिखाती, हालांकि मैं हमेशा उनकी इज्जत करती और बड़े प्यार से उनसे पेश आती, मगर वो अपनी बेटी और छोटी बहू को हर वक्त अपमान ही अपमान था। दोपहर के एक बज रहे थे और मैं सारा खाना तैयार कर चुकी थी। अब सब बर्तन लगाना ही बाकी था। मैं किचन से एक एक चीज उठाकर टेबल पर रखने लगती थी। वो दोनों टीवी लाउड में बजा रहे थे। उन्हें तो मेरी मदद का भी ख्याल न आया। हालांकि मैं सारा दिन काम कर रही थी। टेबल पर खाना सेट करने में मेरी मदद कर देती तो मुझे बड़ा सुकून मिल जाता, क्योंकि काम करने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। लेकिन उन्हें कोई परवाह ही नहीं। वो तो हंसते मुस्कुराते बस टीवी देख रहे। जब उन्होंने देखा कि मैं टेबल पर खाना लगा चुकी हूँ, वहाँ से उठकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। मैं भी उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाने लगी तो मेरी सास अजीब नजरों से मुझे देखने लगी। महारानी, तुम कहाँ बैठ रही हो? दफा हो जाओ और दूसरों का काम संभालो। मैं चुपचाप वहाँ से निकल गई। मेरी आंखें नम हो गई। मैं रसोई में खड़ी बर्तन धोने लगी, क्योंकि खाना बनाने के दौरान बहुत से बर्तन गंदे हो गए थे। लेकिन वो तो सोचा था कि खाना खाने के बाद बर्तन धो देंगे। लेकिन मेरी सास को तो मेरी खाना खाना ही मंजूर ना था। मैं आंसू बहाते हुए अब बर्तन धो रही। मुझे बाहर से उनकी हंसने की आवाजें भी आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे ही। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट करें।